हे एवरीवन, वेलकम बैक। I'm अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT-BHU। तो जैसा कि हम लोग अभी बोर्ड लेक्चर सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, उसमें बोर्ड के सारे टॉपिक्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मतलब अगर ये जो भी वीडियोस वगैरह मैं लेकर आ रहा हूँ, अगर उससे आप कर लेते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो पिछले वीडियोस में अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वगैरह जो भी थे उन उसका थियरी वगैरह फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। फिर सेकंड लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो अपना है वो थर्ड लेक्चर जो अपना आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे। एक तो पहले हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह कि गॉस थ्योरम का यूज कैसे करना है। कुछ मतलब जैसे लाइन चार्ज हो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें गॉस थ्योरम का यूज़ करके। फिर हॉलो स्फीयर हो या फिर या फिर सेल भी उसको बोलते हैं, तो सेल का इनसाइड या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो गॉस थ्योरम का यूज़ से, तो वो कैसे करें। फिर सीट का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करें, वो सब हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं। फर्स्ट जो अपना वीडियो था, मतलब फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट जो था, तो उसमें देख चुके हैं। अब अगर आप वो देखे नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट ही है बोर्ड का, जिस प्लेलिस्ट में आपको सारा ही वीडियोस मिल जाएगा उसमें, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि मतलब बोर्ड में मैंने देखा था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे भी गए हैं, डेरिवेशन से रिलेटेड, जो कि मैं इसमें अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं वो सब डेरिवेशन वगैरह। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, जो कि मतलब जिससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। वहाँ से तो आप लोगों वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो आप सीख ही जाएंगे वहाँ से। वो लास्ट का बस 5-10 मिनट का वीडियो है, वो 5-10 मिनट देख लीजिएगा लास्ट का, तो उससे आपको सब कुछ ही डेरिवेशन वगैरह समझ में आ जाएगा। और उससे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसको आप छोड़िएगा नहीं, वहाँ पे जाके आप देख ही लीजिएगा। तो भी अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface gets affected when its radius is increased। अब इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में कहा मतलब पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी पास कर रहा होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वो उसके रेडियस पे क्या मतलब किस तरह से डिपेंडेंट होगा, मतलब उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा या नहीं भी करेगा, मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आते हैं देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नोट कर ले आप लोग। तो अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए के बराबर होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए के। ये हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होता है वो ई डॉट डी ए के बराबर होता है, जहाँ पे ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डी ए उस छोटे से सेगमेंट का एरिया वेक्टर, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो। बट अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो यूनिफॉर्म फील्ड के केस में हम लोग फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए ले लेते हैं। तो बट अभी हमें ये समझने के लिए यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, बट हमें वही लिखना है वहाँ पे। अब देखते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास कितना कर रहा होगा वो देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a spherical Gaussian surface due to a point charge Q। अब हमें ये एक छोटे से पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करें, अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q है
और यहाँ से समथिंग r डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग अज्यूम करते हैं जिसका रेडियस कुछ r है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 2D फिगर, तो इसको हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, बट ये 3D फिगर है, स्फेयर है, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये 3D फिगर है, स्फेयर है। अब इस स्फेयर के किसी भी इसके सरफेस पे जाके अगर कोई सा भी पॉइंट ले, उस पॉइंट का एरिया वेक्टर अगर देखें तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, मतलब अगर ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। और उस स्फेयर के पूरे सरफेस पे, क्योंकि वो हर एक पॉइंट यहाँ से, मतलब इस स्फेयर का हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो इस स्फेयर पे किसी भी पॉइंट पे अगर जाके देखें तो इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अपना, वो होगा k/r² के बराबर। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यही होने वाला है किसी भी पॉइंट पे जाके देखें तो अब नेट फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से पास कर रहा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, वो बराबर होगा phi = E.dA, यही तो होगा। अब ये E जो E का वैल्यू k/r² है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से फर्दर इधर, phi E के जगह पे k/r².dA। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखना है कि ये dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल जो है इस केस में 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों रेडियली आउटवर्ड ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है और dA वेक्टर भी इधर ही है, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो θ = 0 डिग्री है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हम फ्लक्स E.dA लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स = mod ऑफ E × mod ऑफ dA डायरेक्टली, इंटू यहाँ पे cos θ भी आता है, बट यहाँ पे लिख लेते हैं cos ऑफ 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे फिर फर्दर यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, phi k/r².dA। अब ये तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखें तो कांस्टेंट ही होगा। अब ये जब कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आते हैं, यानी k/r² को बाहर ला के इंटीग्रल dA कर देते हैं। अब इंटीग्रल dA का मतलब क्या होगा? इंटीग्रल dA का मतलब हुआ कि इस स्फीयर पे किसी भी हर एक छोटे छोटे, मतलब वो जो भी हर एक छोटा छोटा एलिमेंट है, एरिया वेक्टर है, उस हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का सम, यानी जैसा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अपना कोई सरफेस है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिए तो इसका कुछ ना कुछ एरिया dA है, और ऐसे ऐसे सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दे, मतलब सभी अगर एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो ये पूरा जो मतलब बोर्ड है इसका एरिया आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो उसके बराबर आ जाएगा, यानी इंटीग्रल dA का वैल्यू जो होगा अपना 4πr² के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर दें, तो इतना आप लोग पहले नोट कर ले, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से जो अपना नेट फ्लक्स आ चुका है वो फ्लक्स = k/r² इंटू इंटीग्रल dA का वैल्यू 4πr²। अब यहाँ से r² से r² खत्म हो गया, k के जगह पे 1/4πε0 लिखते हैं, और 4π × q, 4π से 4π खत्म हो गया, यानी फ्लक्स = q/ε0 आ गया अपना। अब ये जो फ्लक्स आया इसको यहाँ से हम लोग क्या मतलब ये कर सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो r पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है फ्लक्स, यानी रेडियस कुछ भी हो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, r पे कुछ डिपेंड कर नहीं रहा है, इसीलिए ये जो मतलब रेडियस अगर चेंज करते, इसमें क्वेश्चन में था कि अगर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, तो जब इसका इस गॉसियन सरफेस का अगर हम रेडियस इंक्रीज कर भी दे फिर भी फ्लक्स q/ε0 के बराबर ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r का तो इंटरडिपेंडेंस मतलब आया ही नहीं, क्योंकि r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है फ्लक्स, वो फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ r है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हिंस फ्लक्स फाई, या मतलब फाई फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, मतलब फ्लक्स जो है वो r के इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई, या फिर देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर यही हो गया कि यहाँ पे अगर देखें तो फ्लक्स जो है वो r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दैट्स वाई देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, मतलब अगर हम रेडियस इंक्रीज भी करें तब भी फ्लक्स पे कोई चेंज होने वाला है नहीं। इन फ्लक्स ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस।
तो ये आपका जो भी होगा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब अब ये क्या होता है कि आपको ये जो अभी डेरिवेशन मैंने बताया इसका डेरिवेशन भी पूछ देते हैं कि गॉस थ्योरम को प्रूव करें। तो गॉस थ्योरम यही होता है, गॉस थ्योरम का भी डेरिवेशन इसी तरह से होता है। तो आप यहाँ से गॉस थ्योरम का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। और फाइनली आपको लिखना क्या है वहाँ पे कि ये जो फ्लक्स अपना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको वहाँ पे लिखना है फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जो कि बराबर होगा क्यू इनक्लोज्ड, मतलब इनक्लोज चार्ज जो भी यहाँ पे है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यही जो होता है अपना गॉस थ्योरम होता है। तो अगर गॉस थ्योरम का भी डेरिवेशन पूछे तो आप गॉस थ्योरम को इसी तरह से डेराइव कीजिएगा। तो ये आपका दूसरा, अगर उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे तो भी आपका हो गया यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, यानी किसी भी क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पास कर रहा होगा ऑफ साइड, जहाँ पे क्यूब का साइड 1 सेंटीमीटर दिया है। यानी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो क्यूब है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रख देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने के बाद उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, क्वेश्चन ये है। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब अगर इक्वल दो चार्ज जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हों बट अपोजिट नेचर के हों। यानी फर्स्ट चार्ज अपना माइनस क्यू हो और सेकंड चार्ज प्लस क्यू हो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो बट अपोजिट नेचर के हो, और उन दोनों के बीच का अगर सेपरेशन समथिंग 2a है तो इसे हम डाइपोल बोलते हैं। और इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू के बराबर होता है, या फिर Q इंटू 2a के बराबर होता है। इसको डाइपोल बोलते हैं। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डाइपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। फिर डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक वगैरह को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, तो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो वहाँ पे आप ये भी जाके देख सकते हैं। बट थोड़ा सा जो लोग नए हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता दिया हूँ कि डाइपोल का मतलब होता क्या है। अब क्वेश्चन में है क्या कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ इस तरह का क्यूब होगा 1 सेंटीमीटर लेंथ का, और इस क्यूब में एक डाइपोल रखा हुआ है। यानी एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन समथिंग 2a है, और इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। 2a कुछ भी हो सकता है, बट मतलब वहाँ ज़्यादा हमें सोचना है नहीं इसके बारे में। तो अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम से हमें पता है कि गॉस थ्योरम से हमें क्या पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है वो बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए के, जो कि बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब अगर हमें इस क्यूब से नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यू इनक्लोज निकालना होगा, मतलब ये कितना चार्ज इनक्लोज किए हुए हैं। तो क्यू इनक्लोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू जो भी चार्ज यहाँ पे है, फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी क्यू इनक्लोज्ड 0 है अपना इस केस में। तो क्यू इनक्लोज्ड अगर 0 है तो इसके जगह पे 0 रखेंगे, यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि 0 होगा। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब विल बी 0। तो अब यहाँ से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि गॉस थ्योरम का यूज करके ये जो नेट फ्लक्स इस क्यूब से पास कर रहा होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, यानी किसी क्यूब के सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है ऑफ साइड एल, जहाँ पे क्यूब का साइड लेंथ एल है।
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इस क्यूब के हर एक फेसेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो वो देखते हैं, वो समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नोट कर लें आप। तो क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा होता है, अगर इनक्लोज्ड चार्ज क्यूब हो तो उसमें जो नेट फ्लक्स पास कर रहा होता है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस हैविंग चार्ज enclosed charge Q इज इक्वल्स टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर नेट फ्लक्स पास कर रहा होता है, मतलब हैविंग enclosed चार्ज Q enclosed। तो अब अगर हमारे पास एक क्यूब है, मतलब क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यूब, तो इस क्यूब से अगर हम देखें तो नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा, यानी फ्लक्स फाई क्यूब अगर देखें वो बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर यहाँ पे देखें ये क्यू जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में ही मीट कर रहा होगा, यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा होगा वो सभी डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेट फ्लक्स होगा वो सभी 6 फेसेस से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो सभी 6 फेजेस से इक्वली पास कर रहा होगा नेट फ्लक्स, क्योंकि ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ से सेंटर से देखें तो सिमेट्रिकली ही सभी फेसेस से जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिमेट्री से अगर देखें तो ये जो सभी 6 फेसेस में ही तो एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब जो एक मतलब फेज से जो पास कर रहा होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 5 क्यूब अपॉन 6 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल 6 फेसेस। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि सिंस चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल 6 फेसेस। तो अब यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद फिर लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस। तो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स, जो भी क्यूब से फ्लक्स पास कर रहा होगा ओवर 6। तो 5 क्यूब हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा आंसर। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर मतलब यहाँ पे हमें सिमेट्री देखना था कि सिमेट्री किस तरह से क्या करें। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ये भी आता है कि अगर इसको फेस पे रख दे तो क्या होगा। तो फेस पे रख देंगे तो मतलब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो उस केस में सिमेट्री देखते हैं कि इस फेस मतलब ये जो क्यूब है अगर इसके फेस पे रख देते हैं तो उसमें क्या करेंगे कि ठीक इसके सामने एक और क्यूब बना देंगे उसी डायमेंशन का, तो दोनों क्यूब से इक्वली ही फ्लक्स पास कर रहा होगा जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो किसी एक क्यूब से देखें तो वो हाफ हो जाएगा, मतलब जो भी अगर फेस पे रखते हैं तो फेस के ठीक सामने एक और क्यूब बना रहे हैं तो दोनों क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है। तो एक फेस से एक क्यूब से देखें तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स पास करेगा। तो उस केस में अगर फेस पे रखें तो क्यूब से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स पास करता है। सिमिलरली एज पे कभी रख देगा तो उसमें भी आपको सिमेट्री देखना है किस तरह से उस चार्ज को इनक्लोज करे। तो वहाँ से आप उसको भी 4 क्यूब से हम इनक्लोज करेंगे तभी वो इनक्लोज हो सकता है। तो उस केस में क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और थर्ड केस हमारा इस कॉर्नर पे रख देता है कभी कभी। तो कॉर्नर पे अगर इसको इनक्लोज करना है तो टोटल हमें 8 क्यूब का यूज़ करना होगा। ये आप मतलब खुद से सोच के देखिएगा एक बार कि कैसे मतलब इसको इनक्लोज करना है। तो उस केस में एक क्यूब से क्यू अपन 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स पास करता है। तो इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे।
तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी गॉस थ्योरम से ही रिलेटेड है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन अपना फिगर सोर्स, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस +2q -q एंड +3q, +2q -q एंड +3q, जिनमें से 2 चार्जेस +2q एंड -q आर एनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस एस। ये सरफेस एस है अपना, और इस सरफेस के अंदर +2q और -q चार्ज रखा हुआ है, और ये जो +3q है इसके बाहर है, मतलब यहाँ पे कहीं +3q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने, हम लोग से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस एस। मतलब इस सरफेस एस से, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस सरफेस एस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर ले आप लोग। तो अपना कुछ इस तरह का सरफेस था जिसमें एक +2q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, और एक -q चार्ज रखा हुआ है, और एक +3q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम गॉस थ्योरम से देखें, यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास कर रहा होता है, क्लोज्ड सरफेस से, वो बराबर होता है किसके, समेशन ऑफ q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। मतलब जो भी एनक्लोज चार्ज है उस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अब एनक्लोज चार्ज कौन कौन सा है, एक ये एनक्लोज है, दूसरा ये एनक्लोज है, ये तो आउटसाइड द सरफेस है, तो इसको तो गॉसियन सरफेस के अंदर है नहीं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना चार्ज होगा वो +2q -q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, यानी +q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी जो इस सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा वो बराबर होगा अपना q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इससे यहाँ से देखें तो मतलब इजी क्वेश्चन ही है, बट हमें ध्यान ये देना है कि जो भी गॉसियन सरफेस में क्यू एनक्लोज होता है वो इनक्लोज्ड चार्ज होता है, जो भी समेशन ऑफ इनक्लोज चार्ज होगा वो होता है, नॉट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस या फिर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्योंकि अगर ये आउटसाइड सरफेस का अगर हम ले तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जाता है, मतलब जितना आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट भी कर जा रहा है, हर एक किसी भी डायरेक्शन में जाके देखे तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर जा रहा है। तो इस केस में इसके कारण जो नेट फ्लक्स होता है वो बाहरी मतलब चार्ज के कारण नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से 0 हो जाता है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। बट हाँ, किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों ही मतलब आउटसाइड और इनसाइड चार्ज दोनों के कारण ही काउंट करते हैं। बट ये जो नेट फ्लक्स होता है यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज होता है वो सिर्फ इनक्लोज चार्ज ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बस इतना ही था इसमें, यही कॉन्सेप्ट इसमें हमें मतलब समझना था इसमें कि ये जो चार्ज होता है वो क्यू इनक्लोज ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ हेल्ड नॉर्मल टू E। अब क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं एक बार। एक हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि I डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इसका मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है, थ्रू ए स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और E और ये जो है स्क्वायर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं। यानी केस कुछ इस तरह का है, अगर स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर है अगर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का स्क्वायर मतलब इस डायरेक्शन में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ठीक परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। या फिर कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर स्क्वायर प्लेन जो भी है वो समथिंग इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब हुआ कि इसका जो स्क्वायर का एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। मतलब कुछ इस तरह का है, जैसे ये अपना स्क्वायर हो गया, मतलब इसको स्क्वायर अज्यूम करते हैं, ये जो बोर्ड है अपना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर देखें तो 90 डिग्री है। बट अगर इस स्क्वायर के एरिया वेक्टर और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो दोनों सेमी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैमरे की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें समझना था।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, और दूसरा साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर यानी साइड ऑफ अ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर। हेंस एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ चुका है। अब नेट फ्लक्स देखें, चूंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो नेट फ्लक्स जो अपना होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पे तो 1 ही रख देंगे कॉस 0 यानी E का मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻³ इंटू एरिया 10⁻2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ये अपना फ्लक्स देखें तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर देखें फ्लक्स नेट फ्लक्स अपना यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 10⁻2 से 10⁻2 जाएगा यानी 30 मैग्नीट्यूड वाइज आ जाएगा यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला वही यूज़ करना है, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू E.A यूनिफॉर्म फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो इंटीग्रल E.dA करते, बट चूंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, कांस्टेंट है, कहीं भी जाए एक्स पे, तो इसलिए एक से मतलब फाई जो होगा अपना E.A के बराबर होगा। तो ये होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब इस फील्ड के कारण कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा किसी एक स्क्वायर से जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाइजेड प्लेन। जहाँ पे इस अब मतलब बता रहा है, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन अ प्लेन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाइजेड प्लेन, यानी स्क्वायर का प्लेन जो है वो वाइजेड प्लेन के पैरेलल है। यानी अगर देखें ये कुछ एक्स डायरेक्शन हो, दूसरा वाई डायरेक्शन, थर्ड ये वाला जेड मतलब एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, तो ये जो प्लेन है वो इसके इस वाई जेड प्लेन में अपना स्क्वायर रखा हुआ है, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो समथिंग एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई जेड प्लेन में अगर रखा हुआ है। तो ये कुछ ज़्यादा थोड़ा इधर हो गया, बट मतलब अगर देखें कुछ इस तरह का जेड एक्सिस होगा और इस जेड एक्सिस पे मतलब स्क्वायर रखा हुआ है, तो इसका अगर एरिया वेक्टर देखें तो एक्स डायरेक्शन में तो मतलब पॉइंट आउट करेगा। इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ये वाला अपना इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो वाई जेड प्लेन में अगर कोई रखा हुआ है प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन में एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर इससे बाहर की तरफ ही तो आएगा जो कि एक्स एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर जो भी होगा वो एक्स के डायरेक्शन में होगा। यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर देखें तो समथिंग आई कैप में होगा, मैग्नीट्यूड वाइज जो भी हो बट आई कैप में होगा। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे। तो इस वाले ये जो पॉइंट है हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, उससे हमें एरिया वेक्टर आई कैप के डायरेक्शन में आएगा ये चीज़। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन में है कि अब इसी स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा जब ये जो एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये प्लेन 30 डिग्री का एंगल बना है। तो अब इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो अब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये प्लेन, कुछ इस तरह से मतलब जो भी हो स्क्वायर रखा हुआ है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब अगर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मतलब हम लोग कुछ इस डायरेक्शन मतलब इस तरह से कुछ रखा हुआ है स्क्वायर, कुछ इस तरह से रखा हुआ है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में इधर के डायरेक्शन में होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर देखें तो कुछ इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें सेकंड वाले केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो इस बार होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 30 60 के बराबर होगा।
तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये, और दूसरा साइड इसका 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो गिवन है अपना वो लिखते हैं पहले। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट ये दिया हुआ है अपना। सेकेंड साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 मीटर के बराबर। अब यहाँ से एरिया आ जाएगा अपने स्क्वायर का इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 10⁻2 मीटर स्क्वायर ना एरिया आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट में था दोनों का एरिया वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए के बराबर है यानी मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। फर्स्ट केस जो अपना था, फर्स्ट केस में एंगल थीटा जो था वो 0 डिग्री के बराबर था, यानी ई के जगह पे फ्लक्स इज इक्वल टू ई के जगह पे 5 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया वेक्टर 10⁻2 इंटू कॉस ऑफ 1, वो तो जिसका वैल्यू 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट केस का आंसर तो अपना ये आ गया। अब सेकंड केस देखें। सेकंड केस में जो थीटा था, मतलब थोड़ी देर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि मतलब ये जो था वाई एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था और प्लेन कुछ इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट एरिया वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आ गया था, यानी थीटा इस केस में 60 डिग्री है। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 60 के बराबर होगा, यानी ई इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ से अपना 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आ जाएगा। तो सेकेंड केस का आंसर अपना 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, फर्स्ट केस में 50 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बस फॉर्मूला का यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है कंसीडर टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2। मतलब दो हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है S1 और S2 इनक्लोजिंग चार्ज 2q एंड 4q रिस्पेक्टिवली, जो कि 2q और 4q चार्ज को इनक्लोज किए हुए हैं एज सोन इन गिवन फिगर। फिगर दिखाने का ऑब्वियसली जगह नहीं था इसलिए अभी मतलब फिगर बनाया नहीं, बट कुछ इस तरह का फिगर है। एक S1 है अपना जिसके अंदर 2q चार्ज है और एक S2 है जिसके अंदर 4q चार्ज है, मतलब कुछ इस तरह का फिगर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। अब इन दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा ये हमें पता करना है, यानी φS1 अपॉन φS2 पता करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1। इस S1 स्फीयर जो इनर स्फीयर है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या वेरिएशन या फिर क्या होगा। चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। मतलब कोई मीडियम एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्पेस, यानी इस वाले जो S1 के अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समथिंग एप्सिलॉन आर है, तो इसमें से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा, क्या परिवर्तन आने वाला है इन प्लेस ऑफ एयर की जगह पे अगर रख दे तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जहाँ पे एक S1 है दूसरा S2 है। S1 के अंदर 2q चार्ज रखा हुआ है और S2 और S1 के बीच में समथिंग 4q चार्ज रखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि S1 और S2 से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है उनका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट कि अगर इस S1 में एयर के जगह पे, S1 के अंदर एयर के जगह पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तो इस केस में S1 से जो नेट फ्लक्स पास करेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन लिख लें आप लोग।
तो अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो नेट फ्लक्स फाई होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी फ्लक्स देखिए वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू एनक्लोज्ड के, जो भी एनक्लोज्ड चार्ज होगा। तो अब अगर यहाँ पे हमें फाई वन ओवर फाई टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड इन वन, मतलब जो फर्स्ट सरफेस है, अपॉन क्यू एनक्लोज्ड इन सेकेंड सरफेस। तो यहाँ से फाई एस वन अपॉन फाई एस टू लिख सकते हैं। फर्स्ट सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है वो 2q के बराबर है, यानी 2q ओवर सेकेंड सरफेस S2 सरफेस में चार्ज इनक्लोज 2q, इसके अंदर प्लस 4q, यानी 2q प्लस 4q। तो यहाँ से जो रेशियो अपना आएगा वो 2q ओवर 6q, यानी q से q खत्म 1/3, तो रेशियो इसका 1/3 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें मतलब रेशियो हम फ्लक्स मतलब गॉस थ्योरम से फ्लक्स हमें पता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से देखिए फ्लक्स जो है एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, तो फ्लक्स क्यू एनक्लोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फ्लक्स फाई वन अपॉन फाई टू इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज इन फर्स्ट सरफेस ओवर क्यू एनक्लोज इन सेकेंड सरफेस के बराबर होगा। तो फाई एस वन अपॉन फाई एस टू अगर देखें तो 2q ओवर 2q प्लस 4q के बराबर होगा, यानी 1/3 आ जाएगा। तो फर्स्ट का तो आंसर अपने पास 1/3 आ गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर ये जो इनर स्फीयर है, यानी एक इनर स्फीयर है और एक आउटर स्फीयर है, इनर स्फीयर में 2q चार्ज रखा हुआ था, आउटर स्फीयर 4q चार्ज। तो इसमें हम अगर एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तो उस केस में जो S1 से फ्लक्स पास कर रहा होगा वो कितना होगा। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा अगर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू S1 देखें तो क्यू एनक्लोज की जगह पे 2q ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यही अपना सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस वगैरह मतलब आपसे इन क्वेश्चंस को करके थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो रहे होंगे, मतलब क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 8th क्वेश्चन। 2 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स, यानी 2 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स है जिसका रेडियाई R एंड 2R, मतलब हुज रेडियाई R एंड 2R आर गिवन चार्ज Q1 एंड Q2, उन पे Q1 और Q2 चार्ज दिया जा रहा है, मतलब Q1 और Q2 चार्ज उन पे स्प्रेडेड है, मतलब रखा हुआ है, एक तरह से समझ सकते हैं। रखा हुआ नहीं, मतलब पूरे सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड है। रिस्पेक्टिवली द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल, मतलब अब दोनों इनर और आउटर सेल्स जो भी हैं उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर दिया हुआ है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स, मतलब दोनों ही सेल्स के आउटर सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है आर इक्वल, वो बराबर है। देन डिटरमाइन द रेशियो Q1 एंड रेशियो Q1 इज टू Q2, यानी हमारे पास 2 स्फेरिकल मेटेलिक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियाई एक R और दूसरे का 2R है, और फर्स्ट पे चार्ज Q1 है, सेकंड पे चार्ज Q2 है, और इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों का वो सेम है, मतलब बराबर है। तो हमें Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, मतलब किस तरह का क्या है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस समथिंग R है, और इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, मतलब इस पे Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस अगर देखें तो ये 2R के बराबर है, और इस पे चार्ज Q2 है, इस पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। अब हमें दिया गया है सिग्मा दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है टोटल चार्ज, मतलब Q ओवर जो भी एरिया होगा, तो टोटल चार्ज ओवर एरिया के बराबर होगा। अब इसका फर्स्ट का Q1 वाले चार्ज का अगर सिग्मा देखें तो सिग्मा 1 अपना होगा Q1 ओवर A1,
यानी Q1 ओवर एरिया, इसका एरिया होने वाला है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फर्स्ट अपने पास आया। सेकंड, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें, इस सेकंड जो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर मतलब जो 2r रेडियस का जो स्फीयर है, सेल है, उसका अगर देखें तो सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू इस पे चार्ज Q2 ओवर इसका एरिया 4 पाई इंटू इसका रेडियस 2r है, तो 2r का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिखें और यहाँ पे भी कैपिटल आर है, यानी कि यहाँ पे आ गया Q2 ओवर 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 है। तो यहाँ से दोनों ही इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सिग्मा 1 जब सिग्मा 2 के बराबर है तो ये जो इनका राइट साइड है वो भी तो बराबर ही होगा, यानी Q1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 ओवर 16 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हुआ, यानी Q1 ओवर Q2 इज इक्वल्स टू 4 ओवर 16, यानी Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो Q1 इज टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 4, अपना आंसर आ गया यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना था सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज ओवर एरिया जो भी हो। वहाँ से हम लोग सिग्मा 1 इसका कैलकुलेट किए हैं जो कि Q1 ओवर A1 के बराबर है। A1 हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सिमिलरली सिग्मा 2 कैलकुलेट किए जो कि Q2 ओवर A2 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करने के बाद अपने पास Q1 Q2 का रेशियो 1:4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अ स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, मतलब एक स्फीयर अपना S1 है जिसका रेडियस R1 है, इनक्लोज ए चार्ज Q, और इस स्फीयर के अंदर एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। इफ़ देयर इज़ अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2, अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2 भी मौजूद है ऑफ रेडियस R2, जिसका रेडियस R2 है और यहाँ पे R2 इज़ ग्रेटर देन R1 है। मतलब कुछ इस तरह का केस है, एक स्फीयर अपना है जिसका रेडियस R1 है और इसके अंदर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। दूसरा एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मौजूद है जिसका रेडियस R2 है, यहाँ से यहाँ तक का, एंड देयर आर नो एडिशनल चार्जेस बिटवीन S1 एंड S2। ये S1 है अपना और दूसरा S2 है, और इन दोनों के बीच में कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। मतलब पूरे सिस्टम में अगर देखें तो एक Q चार्ज ही है जो कि S1 के अंदर रखा हुआ है। तब हमें अब पता क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 और S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा उसका रेशियो हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे भी गॉस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो एक बार गॉस थ्योरम के बारे में तो ज़रूर ही सोचिएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो हमारे पास तो गॉस थ्योरम होता क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E.dA होता है। बट हमें इसका मतलब इसको लेके नहीं चलना अभी, ये तो होता ही है, बट जो कि इसका वैल्यू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली गॉस थ्योरम से फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। मतलब ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब आते हैं S1 से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस ये जो S1 सरफेस है, तो फाई S1 अगर देखें तो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब Q एनक्लोज्ड, ये Q ही तो इसको Q को ही तो एनक्लोज किए हुए है सिर्फ, मतलब सिर्फ Q ही एनक्लोज है यहाँ पे, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब S2 से अगर फ्लक्स देखें तो S2 से जो फ्लक्स होगा वो इस S2 में अगर देखें तो इसमें भी तो Q एनक्लोज, मतलब अगर S2 जो है वो भी तो Q को एनक्लोज किए हुए हैं, और इन दोनों के बीच में कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं है। तो एडिशनल चार्ज नहीं है तो इसमें Q एनक्लोज केवल Q ही होगा, तो इस केस में भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है और फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। तो अब यहाँ पे रेशियो अगर दोनों का देखें फाई S1 ओवर फाई S2,
तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओवर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होगा 1:1, यानी इन दोनों का रेशियो 1 ही होने वाला है। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो 1:1 रेशियो आंसर आ गया इसका। तो अब ये केवल स्फीयर ही नहीं, कोई सा भी गॉसियन सरफेस हो, कुछ इस तरह का भी गॉसियन सरफेस होता S3, तो इससे भी जो फ्लक्स पास कर रहा होता अगर इनक्लोज चार्ज Q है, तो इससे भी फाई S3 जो होता वो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता। कोई सा भी कुछ भी हो, मतलब अगर इनक्लोज चार्ज सिर्फ Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। तो ये भी ध्यान देना है हम लोग को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर मतलब बोर्ड्स में पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो इसलिए मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह मतलब समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -3 × 10⁻⁻14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना प्रोवाइड कर रहा है, इतना फ्लक्स मतलब कॉज कर रहा है एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी रीजन से, मतलब या फिर किसी स्फेरिकल सरफेस या कोई सा भी सरफेस हो, उससे इतना फ्लक्स पास कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अब यहाँ पे दिया हुआ ही है कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इतना फ्लक्स पास कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब हमें पॉइंट चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर देते हैं, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में ही बताया मैंने कि ये जो गॉसियन सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, उसका रेडियस क्या होने वाला है, उस पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स जो अपना है वो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, यानी ये डिपेंड करेगा तो सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे। तो अब रेडियस ज़्यादा करे या कम करे उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अगर एनक्लोज चार्ज सेम है, मतलब रेडियस कुछ भी कर दें, बट अगर एनक्लोज चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मतलब कुछ भी नो चेंज होगा, मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मतलब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता है। फ्लक्स जो होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बट अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं उसका वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले आप लोग। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्लक्स जो है अपना वो है -3 × 10⁻⁻14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम यहाँ से आए, जो फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, जो भी हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पे फ्लक्स अपने पास है -3 × 10⁻⁻14 इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड, जो हमें फाइंड आउट करना है, ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें ध्यान रखना है, 8.85 × 10⁻12 के बराबर होता है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली Q एनक्लोज्ड का वैल्यू ला सकते हैं, -3 × 10⁻14 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से अपना Q एनक्लोज्ड आ जाएगा, जिसका वैल्यू मतलब फाइंड आउट करने के बाद इसका वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद जो अपना वैल्यू आएगा वो होगा -2.655 इंटू 10⁻⁻25 कूलम के बराबर होगा। Q एनक्लोज्ड अपना ये आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस गॉस थ्योरम का यूज़ करना था, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स के बराबर होगा। सेकंड पार्ट तो वही, कोई इफेक्ट मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसमें आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, सिंस फाई डिपेंड्स ओनली ऑन एनक्लोज्ड चार्ज देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स आफ्टर चेंजिंग द रेडियस, या फिर जो भी हो। तो इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन अपना, टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल सीट्स, यानी दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल सीट है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरे का चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, जहाँ पे सिग्मा 1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है सिग्मा 2 से, यानी सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, आर सोन इन द फिगर में दिखाया गया। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड इन द रीजन मार्क 2 एंड 3, इस 2 और 3 जो रीजन मार्क किया गया है, इन दोनों रीजन में हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। अब आते हैं देखते हैं क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को कैसे करना है। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी इनफाइनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और बराबर होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन मैंने बता दिया है, मतलब वो जो थियरी वाला वीडियो है उसमें लास्ट के कुछ मतलब 10-15 मिनट के वीडियोस, मतलब जो लास्ट के 10-15 मिनट है उसमें मैंने इन सभी का डेरिवेशन बता दिया है। मतलब लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, फिर ये जो सीट है उसका भी, थर्ड अपना एक कॉन्सेंट्रिक हॉलोस्फेयर, सॉरी कॉन्सेंट्रिक बोल रहा हूँ, मतलब हॉलोस्फेयर, उसका भी मैंने बता दिया है। और इन तीनों से रिलेटेड डेरिवेशन पूछता भी है सवाल, मतलब क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, इसलिए उसको आप जाके पक्का से ही देख लें, क्योंकि मतलब वो जो क्वेश्चन आएगा वो और मतलब 5 नंबर का आता है, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाता है। तो वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना उसे मैं सही नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि उससे लेक्चर का मतलब लेंथ ही बढ़ेगा। एक ही चीज़ को बार बार डिस्कस करना सही है नहीं, तो वहाँ पे आप जाके उसको ज़रूर से पक्का से ही देख लें। मतलब सेकेंड लेक्चर होगा, सेकेंड लेक्चर का लास्ट के 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है उसको आप पक्का से जाके देख लें, वहाँ पे उसका डेरिवेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका डेरिवेशन, उन सभी का डेरिवेशन। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मतलब उससे क्वेश्चन पूछेगा और वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप कर लेते हैं तो कर पाएंगे, बट अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो छूट ही जाएगा। इसीलिए इस वीडियो के बाद ही जाके देख ले उसको। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं। एक सीट अपना ये हो गया जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और दूसरा सीट इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें तो ये वाला ए था और ये बी है। अब ये रीज़न 1 हो गया, दूसरा रीज़न 2 हो गया और ये रीज़न 3 हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसका डायरेक्शन बनाते हैं एक बार फिर से। तो हमें पता है कि ये जो इनफाइनाइटली लार्ज जो सीट होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और बराबर होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनफाइनाइटली लार्ज सीट के कारण वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। अब इस वाले रीजन में देखें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा कुछ इस तरह से, और इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसके कारण देखें तो इससे भी कुछ बाहर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा क्योंकि सिग्मा इसका ज़्यादा है, तो इसका जो होगा वो सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा यहाँ से। अब इस डायरेक्शन में देखें, इधर की ओर देखें, मतलब इस वाले रीजन में देखें तो इधर से इसके कारण एक तो बाहर आ रहा होगा सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इस वाले के कारण भी, तो यहाँ पे पूरे रीजन में मतलब कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, तो इस वाले के कारण भी इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो अगर ओवरऑल देखें, ये इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, सिमिलरली इसको E1 मानते हैं यहाँ पे, और इस वाले को E2 मानते हैं, अज्यूम करते हैं। अब यहाँ से देखें तो इसके कारण ये जो इनफाइनाइटली लार्ज सीट है इसके कारण एक इधर भी जा रहा होगा जो कि सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और दूसरा इसको E1 मानते हैं यहाँ पे, और दूसरा एक इसके कारण तो जा ही रहा होगा जो कि बराबर होगा सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के, इसको E2 मानते हैं। अब आते हैं देखते हैं एक एक मतलब रीजन को, अब एक एक रीजन में क्या क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। तो आते हैं अब इन रीजन 2, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ई नेट क्या होगा अपना, ई नेट इज इक्वल्स टू E1 के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर और E2 के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर, बट E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इसलिए E1 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा
तो इसमें देखें तो E1 माइनस E2 होगा, और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में राइट साइड, तो इसका जो अपना हो जाएगा वो होगा E1 की जगह पे सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू जो अपना आएगा वो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई नेट सेकेंड, मतलब ये जो सेकेंड रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड समथिंग ये आ जाएगा। अब इस वाले रीजन में देखिए, ये जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें। और डायरेक्शन मतलब राइट साइड में, मतलब सिग्मा 1 से ए से बी की तरफ, मतलब फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं इतना, फ्रॉम ए टू बी, मतलब डायरेक्शन ये हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं रीजन जो 3 है अपना, यानी रीजन 3 में अगर देखें, इन रीजन 3 ई नेट जो होगा यहाँ पे अगर देखें तो E1 भी इसी डायरेक्शन में और E2 भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो ई नेट अपना इस केस में E1 प्लस E2 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखें तो E1 का वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस केस में हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायरेक्शन देखें तो अवे फ्रॉम B जा रहा होगा, मतलब B से समथिंग दूर जा रहा है। तो ये अपना सेकंड मतलब थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आ जाएगा। तो अब इसको अगर फाइनली बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, वो एक बार लास्टली देख लेते हैं, मतलब वो क्या रहा है यहाँ पे। ये अपना सीट है, सीट जिसका सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी और इसका सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी, इस पर भी प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 दिया हुआ है। ये सीट ए है और दूसरा सीट बी है। अब इस वाले रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ई नेट, जो कि बराबर होगा किसके, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। इस वाले रीजन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ई नेट, जो कि बराबर होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब इस वाले रीजन में जो अपना आया था वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि बराबर होगा ई नेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो कुछ इस तरह से अपना सीन होगा इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसका डेरिवेशन आप लोग जाके बिल्कुल ही मतलब ज़रूर ही जाके देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब एक ना एक डेरिवेशन तो आपसे कोई पूछेगा ही, या तो हॉलो स्फीयर का पूछ दे, या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज का पूछ दे, या सीट का पूछ दे, किसी का भी पूछ सकता है। तो वो ज़रूर पूछेगा, पक्का पूछेगा, तो उसको आप पक्का से ही जाके देख ले, छोड़े नहीं। अगर आ जाएगा क्वेश्चन में तो फिर बहुत ही ज़्यादा ये होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन अपना जो है उस पर आ जाते हैं, और वो अपना लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। बाकी इससे रिलेटेड जो भी मतलब फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है, उससे रिलेटेड सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मतलब अगर आप ये 3-4 वीडियो देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ही लोगे, भले ही थोड़ा मतलब दिक्कत हो, बट मतलब मुझे यकीन है आप कर लोगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना 12th क्वेश्चन है वो है अ हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स है अपने पास जिसका लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इज प्लेस्ड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रखा गया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एज सोन इन द फिगर, मतलब फिगर में दिखाया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई 15 x आई कैप न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसका वैल्यू मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो 15x मतलब 50x आई कैप है। अब हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड फर्स्ट नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना पास कर रहा है। सेकेंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, अब अगर कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फ्लक्स कितना पास कर रहा है। अब अगर समथिंग नॉन जीरो फ्लक्स होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही, क्यों, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर फ्लक्स पास कर रहा है यानी क्यू एनक्लोज कुछ ना कुछ जरूर ही होगा, तभी फ्लक्स पास कर रहा है। अगर फ्लक्स जीरो आ जाए उस केस में तो क्यू एनक्लोज जीरो ही हो जाएगा, बट अगर कुछ नॉन जीरो अगर फ्लक्स आ रहा है तो उस केस में अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा हमें फाइंड आउट करना है।
अब वो देखते हैं कि मतलब समथिंग क्या होने वाला है, फ्लक्स जीरो है या नॉन जीरो है। हालांकि यहाँ से तो देखने में पता चल रहा है हमें डायरेक्टली ही कि फ्लक्स नॉन जीरो होगा, बट फिर भी देखते हैं क्वेश्चन में जाके। तो इसको नोट कर ले आप, फिर मैं बता रहा हूँ अब क्या करना है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो हमें नेट फ्लक्स इस वाले सिलेंडर से कितना पास कर रहा है वो पता करना है। अब देखें तो सिलेंडर कुछ इस तरह का है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब देखें सिलेंडर का मतलब अगर लेटरल सरफेस देखें, मतलब ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल मतलब ले लेते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल सरफेस को देखते हैं। तो लेटरल सरफेस का अगर एरिया वेक्टर देखें समथिंग इधर की तरफ, मतलब ये जो एक्सिस है उससे आउटवर्ड पॉइंट कर रहा होगा। एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर अगर छोटा सा समथिंग कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं तो डी ए वेक्टर तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है 50x जो भी हो, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, तो कुछ भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो। बट इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें तो 90 डिग्री होगा। यानी लेटरल सरफेस से अगर देखें लेटरल सरफेस से, तो इस केस में फ्लक्स मतलब सॉरी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो अपना नेट फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल मॉड ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा देखें तो लेटरल सरफेस का तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। यानी फाई जो लेटरल सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा वो जीरो होगा। तो फर्स्ट एक चीज़ तो हमें ये पता चला। अब हम इन दोनों सरफेस से फाइंड आउट करते कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पे देखें तो इस वाले सरफेस में इनवर्ट फ्लक्स होगा। अब यहाँ से यहाँ का वैल्यू अगर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 ही तो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो 50 इंटू 1 के बराबर होगा, यानी 15 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे E इज इक्वल्स टू। तो इसको अगर S1 मानते हैं और इसको S2 मानते हैं तो फाई S1 देखिए अपना वो कितना हो जाएगा, वो देखिए तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो कि 15 न्यूटन पर कूलम इनटू इसका एरिया। अब एरिया अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू अपने पास है 25 cm स्क्वायर, यानी 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इतना इंटू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो ये तो निगेटिव होगा। यानी कॉस थीटा दोनों के बीच में देखें, थीटा जो है 180 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग पता भी हमें कि अगर इनवर्ट फ्लक्स है तो वो निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू निगेटिव तो पहले ही ले चुके हैं। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 जो होगा वो मतलब फाई S1 जो होगा वो 50 इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻² हो गया। यानी फाई S1 जो अपने पास आ गया यहाँ से 50 इंटू 25/100, यानी 25/2। तो S1 से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो 25/2 आ रहा है। अब देखते हैं S2 से फ्लक्स कितना पास करेगा, वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो S2 का अगर x कोऑर्डिनेट देखें, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा 2,0,0। तो यहाँ पे E एट S2 अगर देखें तो उसका वैल्यू होगा 50 इंटू 2 के बराबर, यानी 100 हो गया। अब फ्लक्स S2 यहाँ से देखें, फ्लक्स पासिंग थ्रू S2 मतलब S2 सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो बराबर होगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो इस केस में पॉजिटिव फ्लक्स होगा जो कि बराबर होगा किसके, E इंटू एरिया के। अब E यहाँ पे कितना है 100 इंटू एरिया अगर देखें तो 25 इंटू 10⁻⁻², यानी 25/100। तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स आया ये हो गया 25/2। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं आउटवर्ड फ्लक्स मतलब जो बाहर की तरफ फ्लक्स जा रहा है उसका वैल्यू 25 है, और जो इनवर्ट फ्लक्स है उसका वैल्यू 25/2 है। यानी नेट फ्लक्स अगर इससे फाइंड आउट करें, और इस वाले सरफेस से तो जीरो फ्लक्स ही है, तो अगर नेट फ्लक्स इस सरफेस से मतलब इस सिलेंडर से अगर देखें तो नेट फ्लक्स क्या होगा, इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। अब नेट फ्लक्स अगर देखें तो यहाँ पे इसको लिखेंगे फाई नेट इज इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स जो भी हो फाई S2 माइनस इनवर्ट फ्लक्स फाई S1।
तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 माइनस 25/2 यानी 25/2 अपना नेट फ्लक्स आ गया। तो अब नेट फ्लक्स इतना आ गया है। अब इसका यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ये नेट फ्लक्स अपना आ चुका है। यहाँ पे भी इसका यूनिट लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और यहाँ पे भी इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ से नेट फ्लक्स अपना इतना आ गया। अब नेट फ्लक्स हमें पता है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर से वही चीज़, नेट फ्लक्स क्यू एनक्लोज जो होगा अपना वो नेट फ्लक्स का वैल्यू 25/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर मतलब फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो तो इसको लिख सकते हैं 25/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतना कूलम आंसर आ जाएगा इसका, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर हो। तो मतलब जो सेकंड पार्ट अपना था वो सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सरफेस मतलब जो x इज इक्वल्स टू 1 पे जो मौजूद था उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किए, फिर दूसरा x इज इक्वल्स टू 2 पे जो सरफेस मौजूद था उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपना नेट फ्लक्स आएगा जो कि φs2 माइनस φs1 के बराबर था, यानी 25 माइनस 25/2। तो यहाँ से 25/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ चुका है। अब सेकेंड पार्ट में हमें नेट एनक्लोज चार्ज फाइंड आउट करना था। तो नेट एनक्लोज चार्ज गॉस थ्योरम से अगर देखें तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्यू एनक्लोज मतलब नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, जो कि इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो आई होप आपको इससे बहुत कुछ मतलब थोड़ा समझ में आया होगा फर्स्ट टॉपिक के बारे में, मतलब बहुत ही थोड़ा मतलब आइडिया लग गया होगा करना क्या है, कैसे क्या करना है, मतलब क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जाते हैं। और मैं फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो डेरिवेशन वगैरह है वो उसको जाके पक्का से ही देख ले, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा, पक्का ही आएगा, मतलब उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और वो आएगा तो फिर अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं, वो मतलब नहीं देखा हो आपने उसको, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए उसको जाके वहाँ पे ज़रूर से ही देख ले। बाकी मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह जो भी है वो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका थियरी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उसका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सके तो इस चैप्टर का रिवीजन भी कर लीजिए, मतलब जो भी रिवाइज़ वगैरह आपको करना है, हालांकि इतना में तो हो जाएगा, बट फिर भी एक बार खुद से रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, और मतलब बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आइए। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।